नमस्कार, मैं हूँ शत्रुघ्न कुमार दास और आप देख रहे हैं सीख लो गणित चैनल। क्लास 10th फिजिक्स का पहला पाठ प्रकाश का परावर्तन, उसके अति लघु तरीय प्रश्न जो आपके बुक भारती भवन बिहार बोर्ड में दिया गया है, उसके 24 क्वेश्चन का हल इस वीडियो में लेकर आया हूँ। पूरी व्याख्या के साथ आपको इसका आंसर बताएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। इस पहला पाठ का पहला क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे। तो जानते हैं तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जान लीजिए किरण पुंज क्या है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है: अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। तो आप समझ गए, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं और वह तीनों का नाम आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है: अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। फिर से सुन लीजिए फिर से। समतल दर्पण में पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। देखिए, अगर समतल दर्पण पर कोई भी प्रकाश अगर लंबवत पड़ती है या जैसे भी पड़े, उसकी एक ही परावर्तित किरणें होगी। तो एक ही परावर्तित किरणें होगी। अगर दूसरा अगर आया तो इस तरह से दूसरा जाएगा, तीसरा आया तो इस तरह से जाएगा। मतलब एक अगर किरणें हैं तो परावर्तित किरणें एक ही होगी। तो एक यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। थोड़ा सा टाइपिंग में रीटाइपिंग हो गया है, ज़्यादा टाइप हो गए हैं, दोबारा टाइप हो गए हैं, इसलिए इसको सुधार के हम बोलेंगे। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण की किस प्रकार लंबवत पड़ने वाली देखिए यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक किस प्रकार परावर्तित होती है। अब इसको आप काट लीजिए इतना क्वेश्चन को। चलिए हाँ, अब चलिए यहाँ आपको स्वयं देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली है, ये पड़ने है, या टाइप में गड़बड़ हो गया है। पड़ने वाली किरण की किस प्रकार परावर्तित होती है, माने समतल दर्पण पर जो लंबवत किरणें पड़ती है वह किस प्रकार परावर्तित होती है। तो कोई भी किरणें अगर समतल दर्पण पर लंबवत पड़े, समतल दर्पण हो गया, अगर इस पर कोई लंबवत पड़ेगा तो उसी पथ पर पुनः क्या होगा, प्रकाश लौट जाएगा। अगर आप ऐना पर एकदम सीधा टॉर्च मारिए तो प्रकाश क्या करेगा, उसी पथ पर वापस आपकी तरफ आ जाएगा। एक इसका मतलब हुआ कि प्रकाश उसी पथ पर पुनः लौट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा। देख लीजिए, अगर इस समतल दर्पण है, बार बार समतल दर्पण बना रहे हैं, तो इस पर अगर लंबवत पड़ती है कोई भी किरणें, तो आप जिस पथ पर आएगी उसी पथ से क्या होगी, लौट जाएगी, यानी बीच में कोई स्थान खाली नहीं रहा, इसलिए परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा, इसलिए 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण में वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v में क्या संबंध है। देख लीजिए, समतल दर्पण में आप अगर समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाइए तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा
आप जितनी दूरी पर दर्पण के सामने खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब भी पीछे उतनी ही दूरी पर खड़ी होगी। यानी वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगी। ठीक है, तो वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। देखिए दर्पण तो जानबे करते हैं, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समझे? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, गोलीय दर्पण क्या होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है और वह गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है। तो याद रखिए गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। समझ में आया? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष क्या है? तो देखिए कोई भी गोलीय दर्पण आप बनाएं, ठीक है, तो आपके यह गोलीय दर्पण हो गया, यह हो गया गोलीय दर्पण। ठीक है, और इसके बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है यही मुख्य अक्ष हो गया, यही हो गया मुख्य अक्ष, यही आपका हो गया मुख्य अक्ष। समझ में आया? तो गोली तो प्रभाव वही जो है इसका परिभाषा आप इसी तरह से दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण के बीचों बीच खींची गई रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस की परिभाषा दे। अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा दे। तो देखिए अवतल दर्पण का फोकस का परिभाषा सबसे पहले अवतल चित्र के माध्यम से उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। देखिए यह अवतल दर्पण हो गया, यह उसका मुख्य अक्ष हो गया, अब यह उसका यह हो गया। तो अवतल दर्पण वस्तु से जब भी प्रकाश किरणें चलती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु से चली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, यानी किसी भी दर्पण के बाद या गुजरती हुई प्रतीत होती है, जैसे उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होगी, तो जिस बिंदु से वह गुजरेगी उस बिंदु को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, फोकस या मुख्य फोकस कहा जाएगा। देख लीजिए यहाँ परिभाषा, वस्तु से चली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या के दुगुना होता है, यानी r बराबर 2f, r बराबर 2f, यानी वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुने फोकस दूरी, अर्थात r बराबर 2f। ठीक है, r बराबर 2f। तो यही संबंध है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। या ऐसे भी लिख सकते हैं f बराबर r बटा 2, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए कोई भी हो लिखिए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, एक दर्पण का नाम बताएं। एक दर्पण का नाम बताना है जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, सीधा आवर्धित। देखिए आप 3 प्रकार के दर्पण पढ़ लिए, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो देखिए तीनों दर्पण जो है सीधा प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल दर्पण भी सीधा बनाता है, समतल दर्पण भी सीधा बनाता है और अवतल दर्पण भी सीधा प्रतिबिंब बना सकता है। लेकिन
तीनों के बनाने में फ़र्क है। फ़र्क यह है कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा सीधा, वह वस्तु के आकार के बराबरे बनाएगा, और उत्तल दर्पण भी सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन वह वस्तु के आकार से छोटा बनाएगा। सिर्फ अवतल दर्पण ही वस्तु के आकार से बड़ा बनाते हुए सीधा प्रतिबिंब बना सकता है। नहीं, आवर्धित और बड़ा सिर्फ अवतल दर्पण ही बना सकता है। इसलिए सही जवाब है अवतल दर्पण में ही सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक अवतल एक अवतल दर्पण, चलिए एक अवतल दर्पण, इसको काटिए। हाँ, एक अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए? माने अवतल दर्पण में आभासी मतलब क्या हुआ? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है अवतल दर्पण में, तो वस्तु को कहाँ रखना होगा आपको? तो देखिए, अगर आप वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और मुख फोकस यानी एफ और पी के बीच रखते हैं तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। जैसे यहाँ देखिए, ऐसे आप, यह हो गया आपका अवतल दर्पण, और यहाँ हो गया आप एफ, यह हो गया पी। यहाँ अगर वस्तु को रखें तो यह क्या करेगा? ऐसे जाएगा, और यहाँ से परावर्तन होने का मुख फोकस से होकर गुजर जाएगा। ये यहाँ सी है, यहाँ से क्या करेगा? सी से होता हुआ ऐसे जाएगा, तो क्या होगा? ये और लंबा चौड़ा होता जा रहा है, ये बीच की दूरी और चौड़ा हो जाता है, तो कटने का सवाल नहीं है, तो यह पीछे जाएगा। तो पीछे ही यही काल्पनिक प्रतिबिंब बना ना, प्रतीत होता है। तो यह कहाँ रखा गया? एफ और पी के बीच, यानी मुख फोकस और ध्रुव के बीच, यानी ध्रुव और मुख फोकस के बीच। तो सही जवाब है ध्रुव और मुख फोकस के बीच वस्तु को रखिएगा तो आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आपका आंसर दिया हुआ है, वीडियो को रोक करके आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? देखिए कहाँ रखना है? अवतल दर्पण है, दर्पण क्या है? अवतल दर्पण है, और कहाँ रखना है? वक्रता केंद्र पर रखना है। तो देखिए अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। देखिए कैसे बन रहा है, एफ हो गया, सी हो गया, यहीं पर वस्तु को रखना है, एकदम सीधा ऐसे चलेगा। एफ से आता हुआ क्या होगा? एफ से जल जाएगा इधर, और यहाँ से इससे आएगा, और यहाँ से ऐसे आते हुए यहाँ कट जाएगा। यानी मुख वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनाता है। कैसे बनाया? तो देखिए यह वास्तविक बनाया, उल्टा बनाया, वस्तु के आकार के बराबर बनाया, और वक्रता केंद्र पर ही बनाया। तो ठीक है, वह सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके इसको आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पर भी बहुत महत्वपूर्ण है यह 13 नंबर क्वेश्चन कि वस्तु की दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। यानी किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखिए तो u का मान क्या होगा? यानी वस्तु u का मतलब क्या होगा? वस्तु की दूरी क्या होगा? चिन्ह क्या होगा? वह धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? देखिए दर्पण के सामने जो भी रहेगी वह सारे वस्तु ऋणात्मक होगा। ऊपर होगा, मुख अक्ष के ऊपर होगा तो धनात्मक, और नीचे होगा तो ऋणात्मक। लेकिन मुख वस्तु के सामने वस्तु जो होता है वह हमेशा ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है। तो दर्पण में वस्तु जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है, लेंस में भी वस्तु हमेशा ऋणात्मक ही होता है। अगला क्वेश्चन
14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर देखिए यहाँ दूरी पर 2 बार लिखा गया है। हाँ, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। मतलब क्वेश्चन को समझ लिए। एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और उस अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है, तो वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो जान लीजिए, फोकस दूरी यहाँ 10 है तो वक्रता त्रिज्या जो होगा वह 20 हो जाएगा। यानी ए और सी के बीच में वस्तु को रखा गया है, 15 सेंटीमीटर पर रखा गया है। 15 सेंटीमीटर कहाँ रहा है, 10 और 20 के बीच में, यानी एफ और सी के बीच में आ रहा है। यानी वस्तु को मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है। तो जब वस्तु को मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा, वस्तु के आकार से बड़ा और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। ठीक है, तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। अब देखिए, अब जो पीछे पढ़े हैं ठीक वही उसी टाइप से क्वेश्चन आ गए। अवतल दर्पण कौन है, अवतल दर्पण है, और वस्तु को कहाँ रखा जाए, यही पूछ रहा है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब का हो वस्तु के आकार के बराबर बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो वस्तु के आकार के बराबर बनने के लिए कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं। अब हम लोग कुछ पीछे वाले क्वेश्चन पर चित्र बना के देखे हैं, तो वक्रता केंद्र पर ही रखना पड़ेगा वस्तु को। तो सही जवाब है वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए, वीडियो आप देख रहे हैं, अच्छा लग रहा हो लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन। कभी कभी आदमी वीडियो को देखने के प्रवाह में लाइक करना भूल जाता है, तो कोई लाइक कर दीजिएगा, इससे थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, आदमी को अगला वीडियो बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा हौसला मिलता है। शेयर कीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ज़्यादा लोगों का लाभ मिलेगा, आपका भला, लोगों का भी भला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। देख लीजिए, याद रखिएगा, सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण ही बना सकता है। तो याद रखिए, वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सिर्फ अवतल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, नहीं बना सकता है। समतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, नहीं बना सकता है। तो बनाएगा कौन, सिर्फ अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो स्पष्ट है कि नहीं, तो आंसर हो गया नहीं। ठीक है, चलिए नहीं। अगला क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए, एक दर्पण की फोकस दूरी -15 है। देखिए यहाँ माइनस दिया हुआ है, 15 सेमी है, तो वह दर्पण अवतल है या उत्तल, क्या है। याद रखिए आप कि चिन्ह परिपाटी में इतना बात याद रखिए आप कि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। इसको नोट कर लीजिए कि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, प्रतिबिंब की जहाँ तक बात है तो वास्तविक प्रतिबिंब ऋणात्मक, याद रखिए, वास्तविक प्रतिबिंब ऋणात्मक और काल्पनिक प्रतिबिंब धनात्मक होता है। अब फोकस दूरी पर आइए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ माइनस हो गया,
तो दर्पण क्या है? अवतल है, तो अवतल लिखी गया। चलिए अगला लोग क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की आवर्धन की परिभाषा दे। गोलीय दर्पण की आवर्धन की परिभाषा देना है। तो याद रखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई आप वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, या वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के अनुपात को, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु, जैसे माने एम बराबर आप लिख सकते हैं, एम बराबर प्रतिबिंब की दूरी H2 बटा H1 वस्तु की ऊंचाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V बटा U। ऋणात्मक धनात्मक देख लेंगे तो माइनस ही आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। आवर्धन एम का ऋणात्मक मान क्या बताता है? आवर्धन एम है, तो अगर कभी हम लोग लिखते हैं, कभी माइनस में लिखते हैं, कभी प्लस में लिखते। मान ले कि किसी मान दिया हुआ है -2 आवर्धन, या +2 दिया है, तो वो क्या बताता है? तो जान लीजिए कि अगर वह माइनस बताता हो, माइनस समझ में आया, यानी ऋणात्मक, तो वह क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। समझ में? ऋणात्मक बता दिया, ऋणात्मक चिन्ह दिखा रहा है, तब वास्तविक प्रतिबिंब समझिए। और अगर वह धनात्मक दिखा रहा है तो काल्पनिक प्रतिबिंब दिखाइए। तो यहाँ ऋणात्मक है, क्या है? ऋणात्मक है, इसका मतलब है कि वह वास्तविक है, प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है। यही धनात्मक रहता तो लिखते काल्पनिक है। अगला क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे दिया है आपका 20, ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। देखिए हम जानबे करते हैं ए बराबर होता है r/2, पीछे हम पढ़े हैं ना। तो यहाँ r दिया हुआ है 20 बटा 2, तो कट जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये 10 आंसर 10 सेमी, ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या के आधा कर दीजिए, यानी 20 के आधा कर दीजिए 10, तो 10 आंसर, सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उत्तल दर्पण का एक उपयोग को लिखिए। एक उपयोग लिख दीजिए। उत्तल दर्पण का उपयोग हम जीवन में कहाँ करते हैं? आप देखते हैं कि आप बस ट्रक में आप चढ़ते हैं, तो ड्राइवर के सामने वाला जो पीछे देखने के लिए जो रहता है, वह शीशा उत्तल दर्पण रहता है, ठीक है। आप मोटरसाइकिल में भी लगाते हैं तो पीछे जो देखने के लिए शीशा जो होता है वह उत्तल दर्पण होता है, यानी वह पीछे का मतलब हुआ साइड को देखिए। और साइड को देखने वाला दर्पण, या दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं मिरर, तो साइड तो वही हो गया साइड मिरर के रूप में। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में देखने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो यह भी सुन लीजिए। उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का विस्तृत क्षेत्र दिखाता है, समझ में आया? छोटा भी दिखाता है, प्रतिबिंब छोटा बनाएगा, और विस्तृत क्षेत्र को दिखाता है, ताकि ड्राइवर को पता चल जाता है कि पीछे से गाड़ी आ रही है और कहाँ तक गाड़ी आ रही है, और वह आराम से साइड ले सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, सूत्रवा तो वही है कि r बराबर 2f या f बराबर r/2। तो चलिए वही r यहाँ दिया हुआ है 32, तो f निकालिए, तो f बराबर क्या होगा? 32/2, तो कट जाने पर 16, इसलिए यहाँ आंसर में दिया हुआ है 16, ठीक है। ये तो पीछे हम लोग पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, इसके साथ ही आपका ये पूरा जो है लघु उत्तरीय प्रश्न इसके बाद अगली सीरीज में आ सकती है। और इस वीडियो का जो दूसरका जो है अति लघु उत्तरीय पर दूसरका पाठ का प्रकाश के अपवर्तन का, उसका वीडियो पहले हम बना चुके हैं ना। और क्या करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको डाल देंगे, उसके लिंक को आप देख लीजिएगा, दूसरका पाठ के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ देखिए, समतल दर्पण में 23 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ होता है? m बराबर +1 का 1 जब है, देख लीजिए ये 1 है, ये 1 है का मतलब है कि प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबरे है, दोनों क्या है? बराबर है।
अब प्लस यह दिखलाता है कि सीधा है, सीधा है। आई माइनस रहता तो उल्टा। तो क्या होगा, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर है और सीधा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है समतल दर्पण में वस्तु की दूरी, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर है और धनात्मक मान्य, मान यहाँ है, मान्य नहीं है, मान्य दर्शाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा, यह अपेक्षा हटाइए, अपेक्षा प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा दुब लिखा गया ना, अपेक्षा सीधा है, मतलब सीधा है। ठीक है, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर और सीधा है, इसका मतलब यही हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र सी है पर एक किरण ए बी सी आपतित है होती है, या किरण यह होगा, यह किरण, चलिए यह बना दीजिए यहाँ, यह किरण किस दिशा में परिवर्तित होगी। चलिए हम दिखाते हैं कैसे परावर्तित होगा, किस दिशा में जाएगी। तो इसको आप अवतल दर्पण बना लिए। चलिए ठीक से नहीं बन रहा है, इस पर स्क्रीन पर लिखना है। चलिए यह हो गया आपका, यह आपका वक्रता केंद्र हो गया। चलिए आई हो गया मूव फोकस। तो क्या होगा, वस्तु कहाँ से चल रही है, वस्तु ए सी बी आपतित होती है, तो ए सी बी, यही मान लो कि ए सी बी यही आ गया आपतित होगा। तो यहाँ से टकराएगा, क्या होगा, वस्तु ऐसे चला जाएगा, यहाँ से टकराएगा और यहाँ से परावर्तन के बाद इस दिशा में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मुख अक्ष जो है, मुख अक्ष इसके समानांतर है। ठीक है, तो वही ला लिखा हुआ है यहाँ कि मुख अक्ष के समानांतर। ठीक है, और यहाँ से भी अगर कोई ऐसे आता है, यहाँ से टकराएगा तो वह भी ऐसे ही जाता है। तो हम लोग क्या कहे थे, देखो प्रतिबिंब बनाए थे, तो इस प्रकार मुख अक्ष के समानांतर जाएगी। ठीक है, चलिए इस तरह से आपका ये 24 क्वेश्चन जो है आपके हल कर लिए हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आप इनको समझेंगे, बढ़िया से सुनेंगे, किताब को पढ़ेंगे, वैसे वैसे यह क्या होगा, आपको बहुत सारी बातें इसको समझ में आएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। लाइक ज़रूर कीजिए, मेहनत लगता है भाई बनाने में, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।